पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था आरबीसी के बारे में। मोस्टली हमने ब्लड के कंपोजिशन को रिवाइज किया था और आरबीसी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि डब्ल्यूबीसीज के बारे में डिटेल में, उसका कंपोजिशन, फंक्शन, ओरिजिन, टाइप्स, सब चीज़ें, और प्लेटलेट्स के बारे में सेम चीज़। दोनों के बारे में हमें क्या पढ़ना है? कंपोजिशन पढ़ना है। कंपोजिशन मतलब इन द सेंस सॉरी शेप, साइज, काउंट, फंक्शन और डेफिशिएंसीज, मतलब बढ़ने घटने से जो भी चीज़ें होती हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे उससे रिलेटेड, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे डब्ल्यूबीसी से। पिछली वाली वीडियो में मैंने आरबीसी को पूरा कवर कर दिया था एकदम डिटेल में, प्रॉपरली। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो जाकर उसे ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमारी पहली चीज़ क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स, और हम इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब जो इनका शेप होता है वो कैसा होता है? इनका शेप होता है लगभग एमीबॉइड शेप। एमीबॉइड का मतलब होता है अमीबा लाइक। अगर तुम लोग को अमीबा याद हो तो अमीबा कैसे था? रैंडमली कोई भी स्ट्रक्चर होता था विद न्यूक्लियस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे कि हमने पढ़ा था आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी इसका शेप मैंने बता दिया, अमीबा लाइक अमीबॉइड होता है। काउंट कितना होता है इसका? काउंट इसका होता है 4000 से 8000 पर mm³ ठीक है, 4000 से 8000 पर mm³ कितना होता है? ऑफ ब्लड के हमारा क्या प्रेजेंट होता है? काउंट प्रेजेंट होता है। और हमने शेप वेप तो समझ लिया, लगभग इस टाइप से प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ओरिजिन की, मेन अगर मैं बात करूँ तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, ओरिजिन कहाँ होता है? मेनली बोन मैरो में होता है। यहाँ पे भी ओरिजिन कहाँ होता है? बोन मैरो में। लेकिन एडल्ट्स की बात हो रही है, एडल्ट्स मतलब ये 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के, मतलब वैसे 5 साल तक में क्या होता है? सारी बोन से बनता है। बोन मैरो किसकी? लॉन्ग बोन्स का किस में बन रहा होता है? डब्ल्यूबीसी बन रहा होता है। बाकी इसके अलावा वही लिवर और स्प्लीन, ये दो जगहें भी होती हैं जहाँ पे क्या होता है? डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, लेकिन किस में? फीटल स्टेज में। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? फीटस के केस में, क्योंकि वहाँ पे वो उनके पास बोन्स प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होती, बोन नहीं कह सकते, बोन मैरो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होता है। और साथ ही साथ और कौन सी जगह होती है जहाँ पे बनता है? और बनता है लिम्फ नोड्स। और कहाँ पे बनता है? हमारा लिम्फ नोड में बनता है। सॉरी, हाँ, कहाँ पे बनता है? लिम्फ नोड में। लिम्फ के बारे में और लिम्फ नोड के बारे में और डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? अगर तुम लोग को याद हो तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी थी? 120 डेज। इसकी होती है 2 से 4 वीक्स। ये इसकी लाइफ स्पैन होती है। बाकी आगे अगर हम बात करें, क्या होता है कि इसकी डेथ भी कहाँ होती है? ओरिजिन हमने ये पढ़ लिया, और डेथ कहाँ होती है? डेथ भी इसकी लिवर और स्प्लीन वाले रीजन्स में होती है, जैसे कि आरबीसी की हो रही थी सेम। ठीक है, अब क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी के ना कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी टाइप्स, ये जो है डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट है। तो अगर वो क्या होगा? अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब अगर ग्रैन्युलर होगा, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट मतलब, और एक होता है ए ग्रैनुलर या फिर नॉन ग्रैनुलर भी कहते हैं उसको। इसका मतलब क्या होता है कि एब्सेंट। क्या? ग्रैन्यूल्स हमारे क्या हैं? एब्सेंट है। ग्रैनुलर में कितने पार्ट्स होते हैं? ग्रैनुलर में क्या टाइप होता है? 3। इसके अंदर एक तो आता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा क्या आता है? इओसिनोफिल्स, और आता है बेसोफिल्स। तो क्या याद करोगे?
हमने बोला कि ग्रैन्युलर का मतलब क्या हुआ, जिसके मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल जैसे हमें साइटोप्लाज्म में दिख रहे होंगे वो ग्रैन्युलर होंगे, और जिसके में हमें नहीं दिख रहे होंगे वो क्या होंगे, नॉन ग्रैन्युलर होंगे। ग्रैन्युलर के पार्ट्स क्या होंगे, एक तो न्यूट्रोफिल्स, एक इओसिनोफिल्स और एक क्या होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। और यहाँ पे नॉन ग्रैन्युलर में दो ही होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स और एक क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एक क्या होता है, मोनोसाइट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये चीज हो गई। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने बोला कि डब्ल्यूबीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है ग्रैनुलर और एक क्या होता है, नॉन ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इसमें मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये एक्चुअली में ना क्या क्या चीजें इनसे पूछी जाती है, टेबल वेबल पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। इनमें क्या याद देखना है तुम्हें कि न्यूक्लियस का शेप क्या है, ठीक, और इनके फंक्शंस क्या है, सब में हमें यही पढ़ना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो बस समझा देती हूँ। फंक्शन जो है डब्ल्यूबीसी के वो फंक्शंस भी होते हैं, वो टर्म्स का और उनका मतलब समझा देती हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये पर्टिकुलर कौन सा याद करते हैं। तुम्हें पूरा पूरा नहीं याद करके लिखना पड़ेगा, हम लोग उन टर्म्स से करके इनका फंक्शन समझ लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट भी नहीं, फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो फंक्शन की बात करें हम डब्ल्यूबीसी की, तो फंक्शंस में आता है, एक तो फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का मतलब पहले मैं समझाती हूँ। मतलब ये होता है कि मान लो ये हमारा डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी के बाहर कोई जर्म्स का ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये अपनी वॉल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे चेंज करेगा, इन जर्म्स को इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। कैसे, ये अंदर आ गए। अब इसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो सब क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, खत्म करेंगे, और फिर ये सब के सब क्या हो जाएंगे आगे। अब देखो, डाइजेस्ट करने के बाद क्या बचेगा, वेस्ट बचेगा, बस। तो जो डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या तरीका है, अगर कोई जर्म्स एंटर कर रहा है उसको खा के खत्म करना है, तो फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी द इनगल्फिंग आउट ऑफ बैक्टीरियाज, या फिर जर्म्स कह सकते हैं स्पेसिफिकली, मतलब जर्म्स भी कह सकते हैं बैक्टीरियाज भी कह सकते हैं, थ्रू WBC is known as phagocytosis। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये जो इनगल्फिंग हो रही है बैक्टीरिया की, जर्म्स की, डब्ल्यूबीसीज की, तो वो भी देखो स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वो मैं बताऊंगी आगे चल के, उसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो आप लोग ये डेफिनेशंस भी लिख सकते हो। ये वैसे अगर नॉर्मली बोला जाए तो एक टाइप का डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो डब्ल्यूबीसी शो करती हैं। किस लिए शो करती है, अगेंस्ट डिजीजेस शो करती हैं कि कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर ऐसा कुछ होता है ना तो डब्ल्यूबीसी का काउंट भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत की बात करूँ मैं, बहुत ज्यादा मेजर इंक्रीज की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक, थोड़ा बहुत इंक्रीज होना भी चाहिए। थोड़ा बहुत इंक्रीज से क्या पता चलेगा कि हमारी बॉडी एकदम नॉर्मल काम कर रही है। ठीक, सिंपल। अब दूसरा क्या होता है, पहला फैगोसाइटोसिस सबको समझ में आ गया कि ये हमारा डब्ल्यूबीसी, अगर इसको कोई जर्म्स मिलता है तो जर्म्स को वो इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर खा लेता है, डाइजेस्ट कर देता है और वेस्ट को बाहर फेंक देता है। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ना जब भी मैं बताती हूँ तो मैं एक चीज बोलती हूँ, मैं कहती हूँ रेडनेस, रैशेस, इचिंग, स्वेलिंग, पेन, ये सब चीजें कभी कभी हमें एक्सपीरियंस होती है। फॉर एग्जाम्पल मच्छर काट लेता है कुछ लोग के में, तो वहां वाला रीजन स्वेल हो जाता है। या फिर देखा होगा मधुमक्खी में तो सबसे ज्यादा, तो वो एरिया हल्का सा गरम गरम महसूस होने लगता है।
इचिंग जैसी महसूस होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, स्वेल तो हो ही जाता है। ये सब क्या है? ये सब बॉडी का मैकेनिज्म है किसके अगेंस्ट? कि उनमें से क्या हो रहा है, एक पॉइजनस चीज होता है ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उनके खिलाफ सारा एक्शन करना जिससे वो और ज्यादा हमारी पूरी बॉडी में ना फैल जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो डेफिनेशन क्या होगी? रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजरी and localized invasion of germs is known as inflammation। तो सिंपल भाषा में कि टिश्यूज का रिएक्शन, कि वो एक पर्टिकुलर टिश्यू वाले रीजन में हो रहा होता है, लेकिन करता कौन है? डब्ल्यूबीसी ही सब कर रहा होता है। ठीक है, किससे? या तो कोई इंजरी भी होती है, तब भी क्या होता है? वहाँ स्वेलिंग जैसी हो जाती है कि नहीं हो जाती? कि अगर मान लो उस इंजरी के दौरान कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसने की कोशिश कर रहा हो हमारी बॉडी में, तो वो उसे रोक सके, वो जो पर्टिकुलर उस रीजन में हो रहा है वो बाकी बॉडी पार्ट्स में ना फैले, ठीक है, उससे हमें और नुकसान ना हो, ये मेन मोटिव होता है और उसी को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक, और क्या बोला? टू लोकलाइज इन्वेजन ऑफ जर्म। लोकलाइज का मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में जो जर्म्स घुसे, पूरी बॉडी में घुसने की बात नहीं हो रही, उस पर्टिकुलर रीजन में। जैसे कंजक्टिवाइटिस पता होगा शायद तुम लोगों को, आंखें जाके हो जाती एकदम लाल लाल हो जाती, पूरी बॉडी नहीं लाल हो रही, क्योंकि आंखें वाले रीजन से जर्म्स घुसने की कोशिश कर सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स घुसने की कोशिश कर सकते हैं, बैक्टीरियाज घुसने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक रीजन इस तरीके से शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन जो होता है उसमें फैगोसाइटोसिस भी होता है, कि इनकेस अगर मान लो कोई जर्म्स है, ठीक, तो उस जर्म्स को वो क्या कर देगा? मार वार के खत्म वतम करने का काम कर देगा। अब एक और बात समझ लो, ये जो चीजें हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी, अभी मैं ये भी बताऊंगी एक पर्टिकुलर टाइप की डब्ल्यूबीसी ये पर्टिकुलर काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि सब अलग अलग हैं, सब हैं एक ही जगह प्रेजेंट, सबके सब काम अपना करते चले जा रहे हैं, बट सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर क्लास में मान लो कोई मान लो टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, ठीक है, तो सारे बच्चे मिल के काम करते हैं, भले एक बच्चे को कार्ड सजाने का काम दिया जाता है, एक बच्चे को केक लाने का काम दिया जाता है, एक को क्लास सजाने का काम दिया जाता है, एक को हिसाब किताब रखने का काम किया जाता है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि सेलिब्रेशन किसने ऑर्गेनाइज किया, तो ये तो पूरी क्लास ने ऑर्गेनाइज किया। कुछ वैसे ही यहाँ पे होता है, डब्ल्यूबीसी का हर एक पार्ट का फंक्शन स्पेसिफिक जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग हैं, वो सब मिलके एक ही चीज में हेल्प करिए। भाई मेन मोटिव क्या है? कोई भी जर्म्स अगर एंटर करे तो उसको मारो काटो भगाओ। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? कभी कभी हम सबको पता है पस भी रिलीज होता है। पस क्या होता है? जो हम लोग के चीजें आई हैं, जर्म्स या बाकी चीजें एंटर करी हैं, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? उनको खत्म वतम करने का काम करते हैं ना, तो वो रीजन में कभी कभी डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, पहले वो तो पस बना किसका होता है? पस बना होता है डेड डब्ल्यूबीसी। तो उस रीजन में क्या होता है? वो डब्ल्यूबीसी खा पी के खत्म करके खुद भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो साथ में क्या करते हैं? उन बैक्टीरियाज का भी को भी खत्म करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है और वो खत्म वतम करके पस वस करके निकल जाते हैं। समझ में है मेरी बात? तो ये इन्फ्लेमेशन होता है हमारा। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है एंटीबॉडीज। थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में बता दूं तो जब कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उसको मारने के लिए। स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अब ये जो वो एंटीबॉडीज रिलीज करती है स्पेसिफिक उसको मारने वारने के लिए, उसके साथ का केस क्या होता है? कौन बना रहा है इन एंटीबॉडीज को? अगर अभी याद हो, मैंने ए ग्रैनुलर में तुम्हें दो बताया था, एक बताया था मोनोसाइट्स और एक बताया था लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एंटीबॉडीज को। ठीक है, ये किसको बनाते हैं? ये इन एंटीबॉडीज को बनाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मेनली मैं बता दूं बी और टी लिम्फोसाइट्स, दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। थोड़ा सा ये जान लो कि एक्चुअली में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है? बी लिम्फोसाइट्स करते हैं। हम लोग दोनों की बात है तो टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? टी लिम्फोसाइट्स इनका मैच्योरेशन का काम करते हैं। ओवरऑल हमें समझना क्या है? हमें समझना ये है कि डब्ल्यूबीसी के स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स होते हैं जो क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। और एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, बॉडी मतलब कौन सी? वो जो फॉरेन बॉडी एंटर करिए। क्या? फॉरेन बॉडी जो एंटर करिए, या इस फॉरेन बॉडी को हम क्या कहते हैं? एंटीजेंस भी कहते हैं।
जो एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर किए हैं उन एंटीजेंस को खत्म करने का काम किसका होता है? एंटीबॉडीज का होता है। ठीक है, सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। अब ना एक बार मैं वो जो मैंने फ्लो चार्ट जैसा बनाया था वो दोबारा बनाती हूँ। एक होते हैं ग्रैनुलर और एक होते हैं ए ग्रैनुलर। ठीक, ग्रैनुलर में मैंने 3 चीजें बताई थी। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होता है इओसिनोफिल्स और एक होता है बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलर में क्या क्या था? एक था मोनोसाइट्स और एक होता है लिम्फोसाइट्स। अब अपने मेन चीज पे आते हैं। मैंने अभी फैगोसाइटोसिस बताया था कि नहीं बताया था? तो फैगोसाइटोसिस कौन कौन करता है? मोनोसाइट्स भी करते हैं और न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं, ये दोनों ही फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं। अब फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या था? जब WBC उसके बाहर जो जर्म्स उनको ले, खाए पिए, डाइजेस्ट करे, बाहर निकाल दे, इसे ही हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं? मैंने ऐसे याद किया था कि इओसिन में ईओ 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 आ रहा है टाइप का, तो ये एलर्जी का काम करेंगे। मतलब एलर्जी जब होती है हमें किसी चीज की, तो बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, सब चीजें होती हैं, वो कौन कॉज करता है? इओसिनोफिल्स कॉज करते हैं। समझ में आई मेरी बात? बाकी ना, जैसे मैंने कहा कि सब में, जैसे इसमें बोल देते कि इनगल्फ करने का काम करता है बैक्टीरिया का, तो मारने काटने का काम सारे WBCs कर रहे हैं, बट जैसे कुछ है ना, ये एक पर्टिकुलर काम तो यही करता है, वो चीज हो गई यहाँ पर। ठीक है, बाकी इओसिनोफिल्स भी इनगल्फ करने का काम करते हैं, रोकने राखने का काम तो करते ही करते हैं। बेसोफिल्स क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? वो इन्फ्लेमेशन कौन करता है? बेसोफिल्स करते हैं। मोनोसाइट्स का तो हमने जान लिया, फैगोसाइटोसिस करते हैं। लिम्फोसाइट्स का याद करो, अभी बताया था, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं। बस खत्म, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, मैंने क्या बोला? मैंने कहा पहले होते हैं ग्रैनुलर, दूसरे क्या होते हैं? ए ग्रैनुलर या नॉन ग्रैनुलर, जिसमें से पहले क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के अंदर मैं बात करूं तो न्यूट्रोफिल्स का पहली चीज क्या होगा? मैंने एक कहा था कि न्यूक्लियस से पूछा जा सकता है। 3 से 4 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। मतलब जैसे ये हुआ, ये हुआ, इसको कहते हैं 3 से 4 लोब के न्यूक्लियस। बाकी इसका फंक्शन क्या बताया मैंने? फैगोसाइटोसिस। ज्यादा कोई नंबर में पूछे, हालांकि पूछेगा नहीं, तो फैगोसाइटोसिस को एक्सप्लेन कर दो, बस काम खत्म अपना। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा होता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का काम क्या होता है? इओसिनोफिल्स का काम होता है, पहली चीज, न्यूक्लियस कितना होता है? 2 लोब्ड होता है न्यूक्लियस, और एलर्जी में काम करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के साथ केस क्या होता है? बेसोफिल्स के साथ केस ये होता है कि इसका सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है बेसोफिल्स का? काम हमने बताया था, इन्फ्लेमेशन होता है। याद हुआ थोड़ा बहुत? इतनी बार बोला हमने। इसके टाइप का पहला क्या होता है? मोनोसाइट्स। इनका ना न्यूक्लियस, इसमें से ना, इनमें से फंक्शन ज्यादा पूछा जाता है और इनसे क्या, न्यूक्लियस का शेप साइज ज्यादा पूछा जाता है। मोनोसाइट्स होते हैं, इनका कैसा होता है? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, या इसको हम बीन शेप्ड भी कह सकते हैं। और फंक्शन तो हमने बता ही दिया था, फैगोसाइटोसिस करता है। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा क्या? लिम्फोसाइट्स। ठीक, और लिम्फोसाइट्स का काम क्या था? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। क्या काम था? पहली बात तो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस लार्ज होता है, और काम क्या था? एंटीबॉडी बनाना। ठीक है, तो ये हमारी क्या चीज हो गई? ये हमारा ओवरऑल हो गया WBCs के बारे में। एक टर्म और है जो WBC से रिलेटेड हमेशा पढ़ाया जाता है, तो मैं बता देती हूँ, वो होता है डायपर डिसीज। डायपर डिसीज का मतलब क्या होता है?
डायपर डिसीज का मतलब होता है स्क्वीजिंग आउट, अरे गंदा हो गया सॉरी, squeezing out of WBC from the walls of fine capillary is known as diaperesis. क्या मतलब हुआ यहाँ पे जरा, अगर ये हमारी कैपिलरी है, यहाँ हमारी WBC प्रेजेंट है, ये इस कैपिलरी से बाहर निकले। और एक और बात जान लो कि आर्टरी और वेन्स दोनों में से कोई भी डिफ्यूजन या कोई एक्सचेंज करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। जब बॉडी में कहीं भी कहीं भी किसी भी फ्लूइड का या सब्सटेंस का एक्सचेंज करना होता है, वो हमेशा किस लेवल पे होता है, कैपिलरी लेवल पे। तो कैपिलरी बहुत ज्यादा फाइन, छोटी, थिन होती है, ठीक है। तो जब भी ये जो मैंने कहा स्क्वीजिंग आउट मतलब WBC का बाहर निकलना, WBC जो बाहर निकली वो सिर्फ कैपिलरी से ही निकल सकती है। तो डेफिनेशन में ये लिखना जरूरी है। क्या बताया मैंने, स्क्वीजिंग आउट किसकी, WBC की, कहाँ से, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ किससे, कैपिलरीज, और इसी को हम क्या कहते हैं, डायपरेसिस कहते हैं। और क्या क्या टर्म्स पढ़े, फैगोसाइटोसिस पढ़ा। फैगोसाइटोसिस को कैसे याद रखोगे, देखो एक कॉमन टर्म रखो, डायपरेसिस से ये क्या है, स्क्वीज आउट हो रहा है, स्क्वीज आउट क्या हो रहा है, WBC। फैगोसाइटोसिस से क्या रखो, इंगल्फ कर रहा है, इंगल्फ मतलब ईट कर रहा है, खा रहा है, किसको, जर्म्स को। समझ में आई मेरी बात, कौन खा रहा है, WBC खा रहा है, ठीक है। बाकी इन्फ्लेमेशन तो तब भी, इन्फ्लेमेशन के लिए थोड़ा मजेदार टाइप बताऊं, इन्फ्लेमेशन को मैंने कैसे याद किया था, वो एक ऐड आता है दांत खाज खुजली से बचाए वाला, ठीक है, तो वो क्या है, इन्फ्लेमेशन ही है, ठीक है। मैंने देखो ऐसे याद किया तो मुझे याद हो गया था, ठीक। अब हमारा WBC खत्म हो चुका है, सॉरी एक चीज रह गई है कि अगर WBC का काउंट उसके नॉर्मल काउंट जो कि 4000 से 8000 पर mm³ है, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, और इससे कम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को भी ल्यूकेमिया कहा जाता है, ठीक है। और डिक्रीज हो जाता है तो क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। समझ में मेरी बात, क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। बस ये हमारा लास्ट था WBC का। आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्लेटलेट्स। बढ़िया है। प्लेटलेट्स का काम पता है, मेन काम ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम है, मेन ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करना, कब करना है, क्या करना है, उसको पूरा रेगुलेट करना है, सारा का सारा काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। इसको एक और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। फिर इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है ओवल या फिर राउंड शेप टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसमें भी कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, तो अगर डिफरेंसेस दिखने को आए तो RBC में एडल्ट होने पे गायब हो जाता है, WBC में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवीजन किया था अगर याद हो तो। और प्लेटलेट्स में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और क्या पढ़ना है, और नेक्स्ट चीज ये होगी कि इसका काउंट कितना होता है। इसके अगर मैं काउंट की बात करूं तो इसका काउंट होता है लगभग 2 लाख से 4 लाख पर MM³ ऑफ ब्लड। ये पूरा लिखोगे थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमें इसमें क्या समझना है, ऐसे समझ लो कि जो थ्रोम्बोसाइट जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है, वो पहले कुछ बड़े बड़े जाइंट सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम जाइंट सेल्स, जो कि क्या था, मेगा कैरियोसाइट्स थे, ठीक है। किससे बनते हैं, जाइंट सेल्स, जिनको हम लोग मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं, उनसे बनता है। ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन वही है हमारा बोन मैरो, सेम, ठीक है। कहाँ से बनता है, बोन मैरो से बनता है। और बच्चे बच्चे जो होगा, छोटे बच्चे होते हैं और इस टाइप से होते हैं, उनका कहाँ होता है, स्प्लीन और
लिवर से बनता है। तो स्प्लीन और लिवर भी जगहें होती हैं। डेथ कहाँ होती है? डेथ वहीं होती है स्प्लीन और लिवर में होती है। स्पैन कितना होता है? स्पैन होता है इसका 3 से 5 दिन। ठीक है, तो शेप क्या था? ओवल और राउंड, कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। काउंट कितना था? 2 लाख से 4 लाख पर mm3। कहाँ मिलता है? जाइंट सेल, उनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, वहां। ओरिजिन क्या आता है? बोन मैरो, स्प्लीन और लिवर होता है। डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन और लिवर में होती है। स्पैन कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। अब ये तो इसकी जनरल इंफॉर्मेशन थी जो मेन चीज हमें पढ़नी है वो है कि क्लॉटिंग होती कैसे। ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम तो क्लॉटिंग ही होता है, लेकिन कैसे, हाउ, कैसे करता है क्लॉटिंग। अगर मान लो हमें कोई, मैं उससे पढ़ाऊंगी ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अगर मान लो हमें अपने हाथ पैर कहीं पे भी कोई इंजरी हुई, कोई कट लगा, तो इंजरी के टाइम पे क्या होगा? वहां पे जैसे ही इंजरी होती है तो जो प्लेटलेट्स होते हैं बाकी सेल्स क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक भाई, ब्लड तो फ्लो कर ही रहा है ना, तो वहां पे ब्लड में जो प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। प्लेटलेट्स आते ही क्या रिलीज करते हैं? रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसे कहते हैं थ्रोम्बो, एक मिनट, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। कब ये रिलीज हो रहा है? जब हमें कट लगा, कट लगने पे वहां पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो भाई रोकने रखने के लिए, और तब वो क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो होता है भाई, जो प्लाज्मा हमारा फ्लो कर रहा है उसमें इनएक्टिव फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा प्रोथ्रोम्बिन। इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव कौन कर रहा है उसको? उसको एक्टिव कर रहा है हमारा थ्रोम्बोकाइनेज। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कौन करता है? ये जो थ्रोम्बोकाइनेज कब रिलीज हुआ? जब हमें कोई इंजरी या कुछ हुआ तब थ्रोम्बोकाइनेज, इसने इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को जो कि प्लाज्मा में फ्लो कर रहा था उसको कन्वर्ट करता है इनटू क्या? थ्रोम्बिन। किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू, एक मिनट सॉरी, इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? ये सारा का सारा काम कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में हो रहा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? ये क्या हुआ? एक्टिव हो गया कि नहीं होगा? थ्रोम्बिन क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होता है? ये जो थ्रोम्बिन होता है, इस ये क्या करता है? ये एक प्लाज्मा में हमारा फ्लो कर रहा होता है प्रोटीन, जिसको तुमने शायद कभी सुना भी होगा, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू क्या? फिब्रिन। अब फिब्रिनोजन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है पहली बात तो, लेकिन कैसा? सॉल्यूबल प्रोटीन है, मतलब ये मिला हुआ है प्लाज्मा में। लेकिन हमें क्या करना है? प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? वहां पे क्लॉट बनाना है, मतलब एक थ्रेड लाइक चीज चाहिए होगी, एक प्रॉपर ठोस चीज चाहिए होगी जो वहां पे एक क्लॉटिंग जैसा काम करे। तो वो सॉल्यूबल फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि क्या है? इनसॉल्यूबल है। क्या है? इनसॉल्यूबल है। और कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है। समझ में? तो वो थ्रेड लाइक इनसॉल्यूबल क्या मिल गया? फिब्रिन मिल गया। ये जो थ्रेड लाइक चीज होती है किसके साथ मिलती है? ये जो वहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें आरबीसीज जो हैं, आरबीसी के साथ ये थ्रेड लाइक फिब्रिन मिला के फिर किसका फॉर्मेशन करता है? क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये हमारी मेन चीज क्या हो गई? क्लॉटिंग का प्रोसीजर। तो मेरे साथ याद करो तुम लोग कि जब हमें इंजरी होती है तब वहां पे प्लेटलेट्स इकट्ठा होते हैं। जो प्लेटलेट्स इकट्ठा होते हैं वो रिलीज क्या करते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज, साथ में थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को, इसी ऑर्डर में याद करो, प्रो थ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। कौन? ये किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। थ्रोम्बिन जो होता है वो किसको? फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? फिब्रिन में। अब क्या क्या बताया था?
ये कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में था। ये हमेशा एक्टिव होता तो बॉडी में हर टाइम क्लॉट ही फॉर्म करते रहते, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में कहा होता है। ये एक स्विच की तरीके से थ्रोम्बोकाइनेस करता है काम। जैसे ये रिलीज होगा तभी प्रोथ्रोम्बिन किस में हुआ, एक्टिव हुआ। अब एक्टिव हुआ तब इसने फिब्रिनोजन जो कि एक टाइप का प्रोटीन है जो कि सॉल्यूबल था, उसको क्या बनाया, इनसॉल्यूबल थ्रेड लाइक फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। ये विद आरबीसी क्या बनाया इसने, क्लॉट का फॉर्मेशन कर दिया। बस ये 3 स्टेप में हुआ। क्या क्या किया, मेरे साथ रिवाइज करो सब लोग। क्या क्या किया है मैंने किया सिर्फ इतना सा काम है कि जब इंजरी हुई प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोकाइनेस थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया। इसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था उसको थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया कैल्शियम आयन की प्रेजेंस, यहाँ पे भी कैल्शियम आयन का प्रेजेंस। फिर थ्रोम्बिन ने क्या किया, फिब्रिनोजन जो कि सोल्यूबल पार्ट था उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया और वो आरबी के साथ मिला के क्या बना दिया, क्लॉट बना दिया। बस 3 स्टेप का काम था। ठीक, अब देखो सीरम बहुत से लोग पूछते हैं और ये इसी से समझ में आएगा, सीरम कोई अलग से नहीं। हमने पढ़ा था ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में 2 चीजें होती हैं। ब्लड में पहली चीज क्या होती है, प्लाज्मा, और दूसरी चीज क्या होती है, सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा होते हैं और क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा का अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में ही तो फिब्रिनोजन था और फिब्रिनोजन को हमने किस में कन्वर्ट किया, फिब्रिन में कन्वर्ट किया। तो सोचो अगर ध्यान से, फिब्रिन अलग हुआ प्लाज्मा में से क्योंकि वो अब इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक चीज हो गई, बाकी जो पार्ट है अब वो भी तो अलग हो गया। भाई फिब्रिन अलग हुआ, फिब्रिन ने सेल्स के साथ मिला के क्लॉट बना लिया, क्लॉट अपना अलग से बन गया। अब इसको मैं प्लाज्मा तो कह ही नहीं सकती कि फिब्रिन तो हट चुका है, फिब्रिनोजन तो हट चुका है, कन्वर्ट हो चुका है फिब्रिन। तो इसको जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। और अगर कोई सीरम, ये मैंने समझाया कि ब्लड में से प्लाज्मा और सेल्स दोनों होते हैं, प्लाज्मा में से फिब्रिन वाला पार्ट अलग हो जाता है और फिब्रिन क्लॉट सेल्स का मिला के क्लॉट बना लेता है। जो पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो सीरम क्या होता है, सीरम होता है द प्लाज्मा फ्रॉम विच प्रोटीन fibrinogen has been removed। तो सोचो, प्लाज्मा जिसमें से प्रोटीन फिब्रिनोजन को हमने रिमूव कर दिया है वो पार्ट को हम सीरम कहते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस तो यही हो गया हमारा सीरम। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब ये इसमें मैंने अब यहाँ तक में हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब खत्म हो चुका है, मतलब सेलुलर एलिमेंट वाला पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोगों को क्या बताएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, कुछ गिव रीजंस हैं, टाइप्स, सिस्टम्स है, ये सब चीजें बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना मुझे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।